नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने सबसे पहले 3 वायरल वीडियोस रखूँगा, जिसमें तबसरा होगा कि वो किस तरह की वायरल वीडियोस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की बात के साथ साथ बीजेपी से दिलबर्दाश्ता शिवसेना के कदम अब एनसीपी की तरफ हो जा रहे हैं। क्या कांग्रेस उनका साथ देगी, इस पर बहस होगी। और साथ ही अमित शाह की बेटी की आमदनी 15 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या वजह है, क्यों जब पूरी मईशत नीचे की तरफ आ रही है तो अमित शाह की बेटी की आमदनी इतना क्यों बढ़ रही है, इस पर तबसरे हो रहे हैं। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मोदी जी की एक तस्वीर शेयर करके उस पर तबसरा किया है। और भी कुछ खबरें हैं, उस पर मैं तफसीलात से रोशनी डालते हुए आगे बढ़ूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बैगे नाज़रीन, आइए सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ। ये वीडियो है एक शख्स जो पीएमसी बैंक है, उस बैंक में इसने अपना सरमाया लगाया था। अब ये बीमार है और बहुत सारी हालात इसके बयान कर रहे हैं कि किस तरह से जो है उसको परेशान है, वो किस मरीज़ है, लेकिन उसकी कमाई हुई पूंजी उसको वापस नहीं दिया जा रहा है। इसने मीडिया के सामने गिड़गिड़ाया कि किस तरह से जो है वो परेशान है, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं। ये वीडियो देखिए और महसूस कीजिए कि जो है इस वक्त आवाम की क्या हालत है भारत में, और बिलखुसूस वो लोग कितने परेशान हैं जिन लोगों ने पीएमसी बैंक में अपना सरमाया लगाया था। इस वीडियो को देखें आप। नाम अनिल तिवारी है सर। हमारा ब्रदर लखनऊ में किडनी फेलियर में लखनऊ अपोलो में इलाज करा रहा है। अरुण तिवारी नाम है उनका, इलाज चालू है। वहाँ पे हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारा सारा पैसा उसमें। हमारा कार्डियक प्रॉब्लम है सर, हमको हार्ट का दिक्कत आ गया था। हम 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी हम इसराइली को सुने हैं तो हम वहाँ से भाग के, हमको डॉक्टर आने नहीं दे रहे थे। हमारी प्लीज मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारा बड़ा भाई किडनी का फेलियर है, उसका इलाज चल रहा है अपोलो में। डॉक्टर अरुण डॉक्टर हॉस्पिटल का इलाज कर रहे हैं। आप उनसे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में उनका किडनी ट्रांसप्लांट है। मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा एक और वीडियो आपके सामने पेश करूंगा बनासकांठा की। ये वीडियो देखिए, बनासकांठा की नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि ये वीडियो लोगों ने शेयर किया है, वायरल हो रही। कल से आपको पता है कि कल वकीलों के दरमियान में और पुलिस के दरमियान मुठभेड़ हुई थी। इस दरमियान में इसमें कुछ गालियां भी दे रहे हैं कुछ लोग, और पुलिस किस तरह गालियां देते हैं और किस तरह कारों को, जो आम लोगों की कारें हैं, उसको खुद पुलिस किस तरह नुकसान पहुंचा रही है, वो इस वीडियो में आपको नजर आएगा। इस वीडियो को बनाने वाले ने इसमें आवाज़ भी दी है, लेकिन इसमें कुछ गालियां भी हैं। हम आपसे माफ़ी के साथ चाहते हैं कि देखिए किस तरह से जो है आवाम को भगा रही है पुलिस। और आप वो दरख्त के उस जानिब देखेंगे तो देखेंगे कि पुलिस किस तरह से कारों को भी जो है निशाना बना रही है। ये पूरी वीडियोस को हम आपको सुनने के लिए सामने रखते हैं। पुलिस नाजेबा गालियाँ दे रही हैं। हम ये गालियाँ आपको सुनाना नहीं चाहते, लेकिन वीडियो दिखाने में दरमियान में सिर्फ उसको हम लोग म्यूट करने से कासिर हैं। इस वजह से इस वीडियो को ज़रूर देखें। जबरदस्ती करें तो वीडियो बना, वीडियो बनानी बहन चलो अंदर जा रहे हैं तो कैमरों में पुलिस वाले गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले कारें तोड़ रहे हैं, पुलिस वाले कारें तोड़ रहे हैं प्राइवेट। ये देखो
चलते रहो। तीस हजारी में पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस वालों की जबरदस्त गुंडागर्दी। लक्ष्मण भाई पता नहीं था क्या आजा बैठ के लौटा, तेरी माँ की जूते आ जाना, ऊपर आ जा, पता चल जा तुझे। ओए ओ साला ठुल्ले, ऊपर आ जाना, तेरी माँ के। इसके अलावा नाजरीन एक और वीडियो है, बताया जा रहा है कि ये बनासकांठा की वीडियो है। यहाँ एक शख्स ने अपनी ही फैमिली के यानी अपने बच्चे को और अपनी बीवी को और अपने माँ को मार दिया। इस खूनी खेल खेला गया है बनासकांठा में, गुजरात के, और इसकी तहसील है लखानी और गांव है बाखाड़ियाल। ये वहाँ का वारिदात है जहाँ पर एक नौजवान ने, जिसका नाम भीका बताया गया है और इसका ताल्लुक ठाकुर ख़ानदान से है, इसने अपनी ही घर में 3 अफराद को, माँ को, बीवी को और बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद जो है पुलिस वहाँ आई। बताया जा रहा है कि शख्स दिमागी कमज़ोर है, यानी इसका दिमाग अपने ठिकाने पे नहीं है। कातिल को काबू करने के लिए मकामी पुलिस फौरी तौर पर उसके घर पर पहुंच गई, लेकिन तब तक वो तीनों को कत्ल कर चुका था। ये वीडियो कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस तरह का खूनी खेल खेला गया है गुजरात के बनासकांठा में। वह नाज़रीन, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवसेना और बीजेपी की। जी हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान जारी तल्खियों के दरमियान सियासी माहिरीन अब इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर हैं कि क्या शिवसेना एनसीपी हुकूमत साजी के लिए कदम आगे बढ़ा सकती है। इस सोच को उस वक्त मजीद क़ुव्वत मिली जब महाराष्ट्र के मारूफ लीडर और कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट हसीन दिलवाई ने पार्टी कौमी सदस्य सोनिया गांधी को ख़त लिखकर उन्हें मशवरा दिया कि शिवसेना की हिमायत करना बेहतर कदम होगा। हसीन दिलवाई ने अपने ख़त में लिखा है कि साल 2007 में हुए सदारती इंतखाबात में शिवसेना ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल की हिमायत की थी और साल 2012 के सदारती इंतखाबात में उसने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी की भी हिमायत की थी। अलावाजी 1980 के इंतखाबात में भी शिवसेना ने कांग्रेस का ताउन किया था। इसलिए आज बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के मकसद से कांग्रेस को चाहिए कि वो शिवसेना की हिमायत करे। हुसैन दिलवई के अलावा भी महाराष्ट्र में बीजेपी मुखालिफ पार्टियों के कई लीडरान ने एनसीपी शिवसेना कांग्रेस इत्तेहाद बनाने के लिए रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया है। हालांकि जुमा के रोज़ महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडरों के साथ सोनिया गांधी की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद इस तरह की खबरें बाहर आई कि कांग्रेस फिलहाल देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर काम करेगी और बीजेपी और शिवसेना का इत्तेहाद टूटने के बाद ही बाज़ाब्ता कोई ऐलान करेगी। सीनियर लीडरों के सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद सियासी सरगर्मियां महाराष्ट्र में मजीद तेज हो गई हैं और फिर एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक का एक बयान सामने आया जो बीजेपी के लिए काफ़ी फिक्रंगेज है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद महाराष्ट्र में हुकूमत नहीं बनाती है तो एनसीपी हुकूमत साजी का दूसरा रास्ता तलाश करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी पार्टी उनके लिए अछूत नहीं है। जाहिर है कि एनसीपी को अगर मौका मिलेगा तो शिवसेना के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। भाई नाज़रीन, अभी तक मुंबई में हुकूमत साजी नहीं हुई है। देखना यह है कि आखिर वोट किस करवट बैठने वाला है। शिवसेना और बीजेपी के दरमियान की दूरियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे हालात में लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। बैकअप नाज़रीन, अब बात करते हैं हम कश्मीर की। कश्मीर में प्रेस की आज़ादी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। साथ ही अदलिया का किरदार भी कटहरे में है। इस बात का इंकिशाफ उस रिपोर्ट से हुआ है जो 11 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कश्मीर दौरे के बाद तैयार की है। इस टीम में वकील, ट्रेड यूनियन लीडर, हुकूक इंसानी कारकुनान के अलावा दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के मुहक्किकीन शामिल थे। टीम ने कश्मीर से 5 अगस्त को दफ़ा 370 ख़त्म किए जाने के तकरीबन 2 महीने बाद 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इम्प्रिजन्ड रेसिस्टेंस के नाम से तैयार इस रिपोर्ट को जुमेरात के रोज़ दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जारी किया गया। इस टीम में बेंगलुरु की वकील आतिम मंडकर, दिल्ली के माहिर नफ्सियात अमित सेन, ऑल इंडिया पीपल्स फोरम बेंगलुरु के वकील
क्लिफ्टन डी रोजरेव और न्यू ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूट की लारा जेसानी वगैरह शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से अखबारात ने अपने रिपोर्टरों को निकाल दिया है क्योंकि उनके पास रिपोर्टरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। यानी कश्मीर की बात हो रही है। ज़्यादातर प्रिंट मीडिया सिर्फ पेन ड्राइव जर्नलिज्म बन चुका है क्योंकि इन अखबारात की खबरों का अहम जरिया हुकूमत के महकमे इत्तलाआत के जरिए पेन ड्राइव में दी गई जानकारी बन गया है। रिपोर्ट में लगातार निगरानी और पॉलिसिंग की बात करते हुए कहा गया है कि श्रीनगर के मीडिया सेंटर पर लगातार नज़र रखी जाती है। सिर्फ उसी सेंटर में सहाफ़ियों को इंटरनेट खिदमत दस्तयाब है। श्रीनगर प्रेस क्लब खौफ और धमकी फैलाने की जगह बन गया है क्योंकि यहाँ सहाफ़ी आज़ादी से अपना काम नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के हालात ने प्रेस की आज़ादी पूरी तरह ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ जिन लोगों से हम मिले उन्होंने एक आवाज़ में अपने गुस्से का इजहार किया, असल धारी की मीडिया के जरिए धोखा दिए जाने की बात की। साथ ही लोगों ने मकामी मीडिया की इस खामोशी पर भी गुस्सा जाहिर किया जो सच्चाई जानते हुए भी उसने चादर ओढ़े रखी है। इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में वादी के अदलिया पर भी सवाल उठाए गए हैं, खुसूसन 5 अगस्त के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों से मुतालिक। रिपोर्ट में लिखा गया कि हालांकि श्रीनगर और दूसरे जिलों में अदालतें खुली हैं लेकिन उनसे इंसाफ की उम्मीद बाकी नहीं रही है। इस टीम को एक वकील ने बताया कि कश्मीर में अनारकी का माहौल है और अदलिया मफलूज हो चुकी है। वकील का कहना था कि पीएसए का गलत इस्तेमाल किया गया। इस दौरान पत्थर फेंकने के हजारों मामले सामने आए हैं। ये लोग किसी को भी अपनी मर्जी के मुताबिक गिरफ्तार कर लेते हैं। मुसल्लह अफवाज की तरफ से तशद्दुद हो रहा है और डिप्टी कमिश्नर पीएसए के केसों पर सिर्फ रबर स्टाम्प की तरह काम कर रहे हैं। टीम से बातचीत में वकील ने कहा कि कितने सारे कमीशन बनाए गए लेकिन कुछ नहीं बदला। सख्त कानून बदले जाने चाहिए। कौमी मीडिया ने कश्मीर की छवि खराब की है और इसी वजह से हमारे बच्चों को बाहर इस्तेहसाल का शिकार बनाया जाता है। एक और वकील ने दौरे पर गई टीम को बताया कि आम हालात में भी यहाँ के जज आज़ाद और गैर जानिबदार होकर काम नहीं कर सकते क्योंकि उन पर एजेंसियों का दबाव होता है। इस वकील ने बताया कि बहुत से वकीलों के फ़ोन टैप होते हैं। सभी इदारों में खुफिया ब्यूरो के लोग मौजूद हैं। 5 अगस्त के बाद से तो हालात गैर मामूली हो गए हैं। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर पीपल्स सेफ्टी एक्ट पीएसए को ख़त्म किए जाने का मुतालबा किया गया है और साथ ही मुसल्लह अफवाज खुसूसी इख्तियार एक्ट को भी ख़त्म करने की सिफारिश की गई है। बैकअप नाज़रीन, फैक्ट फाइंडिंग वाली ये टीम पहले भी दिल्ली में वापसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी और वहाँ के क्या हालात हैं उसको सामने रखा था। अब उन्होंने बाकायदा इसको एक रिपोर्ट की शक्ल में एक किताब शाये की है जिसमें वहाँ के सारे हालात बयान किए गए हैं कि किस तरह अदलिया अवाम वहाँ मजबूर हैं और किस तरह कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी बढ़ती गई है। इस बीच नाज़रीन, इल्तिजा मुफ्ती के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है और उसके ऊपर एक तबसरा भी किया है। जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी रियासत का दर्जा ख़त्म करने के बाद से हुकूमत की हिरासत में नज़रबंद रियासत की साबिक़ वज़ीर आला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जुमा को ट्विटर पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट करके पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इल्तिजा ने गुजरात दौरे पर गए पीएम मोदी की अपनी मां से मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए पूछा है कि उन्हें कब तक अलग रखेंगे। न्यूज़ एजेंसी एएनए के जरिए शेयर पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर को रिट्वीट करते हुए इल्तिजा ने कहा है कि तस्वीर दिल को छू लेने वाली है, लेकिन गुज़िश्ता 3 महीनों से आपने मेरी मां को गैर कानूनी तरीके से नज़रबंद कर रखा है। आपने मेरी मां के साथ ही हज़ारों लीडरों, हुकूक इंसानी कारकुनान और बच्चों को भी हिरासत में कैद कर रखा है। आखिर उन माओं को अपने बच्चों से कब तक आप अलग रखेंगे। गौरतलब है कि तकरीबन 3 महीने पहले 5 अगस्त 2019 को मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तकसीम करा के उसे 2 अलग अलग मरकज़ के मातहत रियासत बनाने का फ़ैसला किया था और उसी के बाद से हज़ारों लोग इस वक्त कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं, बल्कि उनको ज़बरदस्ती मजबूर किया गया है कैदोबंद करने पर, हिरासत में लेने पर। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं उस आमदनी की जिस आमदनी को लेकर के सवालात उठाए जा रहे हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की मईशत क्या है, यहाँ के मकामी लोगों का, मज़दूरों का और बेरोज़गारों का क्या हाल है, मिडिल क्लास तबके का क्या हाल है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। महंगाई किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, इस बात का भी आपको अंदाज़ा है। इस बीच में एक ख़बर आती है जो बड़ी परेशान कुन होती है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह के अमलाक में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। पार्टी का कहना है कि जय शाह ये बताने में नाकाम है कि उनकी कमाई का ज़रिए माश क्या है और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बयान आते रहते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह की आमदनी में हुए इजाफे पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तंज किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब इस खबर को कनपट्टी पर बंदूक रखकर दबा दी जाएगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक जय शाह की आमदनी में 15,000 गुना इजाफा हुआ है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के सदर दफ्तर में सहाफियों से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा है कि जब मरकज की मोदी हुकूमत का कहना है कि मुल्क में माशी बदहाली नहीं है, तो चूंकि वो ये पेश नज़र रखकर कहती है कि शाह की कंपनी बेतहाशा कमाई कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि जय शाह को मुल्क के नौजवानों और लोगों को बताना चाहिए कि उनकी कंपनी की आमदनी 6 सालों में कई हजार गुना किस तरह बढ़ गई। उन्होंने तंज किया कि अगर जय शाह सब इस कमाई का तरीका बता दें तो मुल्क को भी फायदा होगा। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में एक शाह खानदान है और उसके शहजादे जे अमित शाह की कंपनी के खातों को देखने के बाद हमें यकीन हो जाएगा कि कसादे बाजारी का कोई वजूद ही नहीं है। इस शाह खानदान की मोजिजाती तिजारत की नई मिसालें सामने आई हैं। पवन खेड़ा ने कहा, ताजिर को एमसीए में हर साल 30 अक्टूबर तक कंपनी का लेन देन का तमाम ब्यौरा जमा करना होता है और ऐसा ना करने पर 5 लाख रुपए जुर्माने का इल्तिजाम है। जे अमित शाह ने 2017 और 2018 का ब्यौरा जमा नहीं करवाया है, ताहम शाह खानदान के शहजादे पर जुर्माने की दफात का इतलाक नहीं होता। जे अमित शाह ब्यौरा जमा कराने के लिए लोकसभा इंतखाबात के इख्तिताम का इंतजार कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने पूछा, इस बारे में कुछ वाज़ेह नहीं कि शाह खानदान के शहजादा जय अमित शाह की कंपनी किस किस्म का कारोबार करती है जिसने उनकी आमदनी में 15,000 गुना इजाफा किया है। पवन खेड़ा ने सवाल किया, शाह खानदान के शहजादे से जय अमित शाह की कंपनी किस तरह का कारोबार करती है ये भी साफ नहीं है। आखिर वो कौन सी तिजारत है जिसे करने के बाद आमदनी 15,000 गुना बढ़ जाती है। बहरकैफ नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि अमित शाह के खरबों रुपए की बड़ी कंपनियां चल रही हैं उसके बेटे के नाम पर। उसी बात को लेकर के इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, आज के हमारे प्राइम टाइम में यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।